मोर देन 2 सिलेबल्स का है, मतलब 2 वर्ड्स का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे एनोनिमस का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, ऑल्टरनेटिव का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो एलोपैथी, एलोपैथ से एलोपैथी, अगर वाई को भी आप डिवाइड कर सकते थे तो वहाँ पर हो सकता था, बट आप ये चीज़ को देखिए कि कैसे करके एक चीज़ को, वर्ड को कैसे स्मॉलेस्ट यूनिट में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो कि आगे जाके यहाँ पर आपका वर्ड का डिवीजन भी आप कैसे करके स्ट्रेस करते हो इसके ऊपर में ये है। तो आप ब्लॉक 4 यूनिट 1 से थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना। And as a person who is trying to describe you with the papers, please try to listen to them. Next we will be doing it, right, an informal dialogue between two friends on the topic of air pollution in the country. ठीक है, एक इनफॉर्मल डायलॉग होगा जो आप अगर देखोगे, ये एक डायलॉग राइटिंग का है, डायलॉग राइटिंग भी आपके बुक में है। ये डायलॉग राइटिंग में अगर आप देखोगे आपको याद होगा, पहले भी शायद आप लिखे होगे, शायद आप अरुण एक ले लिए, दूसरा रमेश ले लिए। टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन इन द कंट्री। एयर पोल्यूशन के किस चीज़ के लिए होता है, लेट्स सी ऑन दैट। एयर पोल्यूशन के बारे में अगर आप देखोगे, एयर पोल्यूशन जैसे यहाँ पर वाटर पोल्यूशन, और अगर आप देखोगे पहले ही पैसेज में क्या दिया गया था, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन, मतलब वो जो सॉइल इरोजन जो हो रहा था ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, दो पोल्यूशन के बारे में वहाँ पर बताया गया था। और भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल रेजिंग कंसर्न्स में बताया गया था। तो ये एयर पोल्यूशन में डिस्कस किया गया है। एयर पोल्यूशन में अगर आप देखोगे तो इट डिपेंड्स ऑन, जैसे कोई अगर केमिकल हजार्ड्स हुआ, ठीक है, टू पीपल आर टॉकिंग, तो सपोज बोल सकते हो कि एक अरुण और रमेश, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, और उस टाइम में अगर ऐसा टाइप का कुछ पोल्यूशन रिलेटेड आया या कोई डायलॉग राइटिंग टाइप का आया तो वो कंसर्न आपको बताना पड़ेगा। एयर पोल्यूशन में जैसे केमिकल हजार्ड्स हो गया, फिर जो राइजिंग मतलब हैजार्डियस जो मतलब आपका केमिकल एमिशंस हो गया, ठीक है, या बहुत सारा जो मतलब टॉक्सिक वेस्ट है, ठीक है, ड्यू टू बर्निंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट भी बहुत टाइम में होता है। आप जानते हैं कि एयर पोल्यूशन से एसिड रेन भी होता है, ठीक है, एसिड रेन भी एक सिम्टम है। तो कैसे करके वेरियस मॉन्यूमेंट्स हैव आल्सो बीन इरोज्ड, जैसे ताजमहल का भी वो थोड़ा जो मार्बल जो था वो डिसकलर हो गया था ड्यू टू दिस। तो ये चीज़ आपको देखना है कि जब आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कंसर्न रिलेटेड एक डायलॉग के बारे में आप अगर देखोगे तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे बुक में आपका ऑलरेडी एक इनफॉर्मल डायलॉग के ऊपर में कुछ सैम्पल्स दिए गए हैं, तो अगर आप उस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपको पता चलेगा। फिर भी ये एयर पोल्यूशन रिलेटेड है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डायलॉग में आप फ्रेम कर सकते हो वो चीज़ को, टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग एंड यू कैन एक्सप्रेस अबाउट दैट थिंग। अब आते हैं सेक्शन सी में, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जहाँ पर ज़्यादातर टाइम में आपका अगर आप देखोगे और ज़्यादातर टाइम में नहीं दिया जाता था। लास्ट टाइम में तो और में लाइक जस्ट एक हाइफन यूज़ किया गया था क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे एक ऐसे करके हाइफन दिया गया था, ठीक है। सो सेक्शन सी में अगर आप देखोगे, व्हाट आर द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 5 मेन स्ट्रैटेजीज दैट शुड बी अडियर्ड टू फॉर इनहांसिंग द स्किल ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ लिटरेरी पैसेज। ये चीज़ को आप अच्छे से देखिए। 5 मेन स्ट्रैटेजीज, की वर्ड्स को देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारा रीडिंग 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 आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दिस टेक्स्ट इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स का जो प्रीवियस जो एक्सरसाइज था जो कि सिलेबल के ऊपर में था, वो एक स्मॉल पार्ट था 10 मार्क्स का। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ लिटरेरी पैसेज का 5 मेन स्ट्रैटेजीज है। तो दिस आंसर इज स्लाइटली बिट ट्रिकी, कैसे करके ये आप 5 मेन स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करोगे। तो हम लोग चलिए देखते हैं कहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, ये आपका ब्लॉक 1 यूनिट 4 में है, डेवलपिंग एफिकेसी इन रीडिंग, ठीक है। वहाँ पर क्या बताया गया था, 5 मेन स्ट्रैटेजीज, ठीक है, स्ट्रैटेजीज यूज़ किया गया है, ठीक है। स्ट्रैटेजीज क्या है, रीडिंग अ लिटरेरी टेक्स्ट, लिटरेरी टेक्स्ट दिया गया है, तो ये आपका ब्लॉक 1 यूनिट 4 में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, देर आर वेरियस स्टेप्स दैट शुड बी मेटिकुलसली फॉलोड टू इम्प्रूव द एफिकेसी ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट, लिटरेरी टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 से ज़्यादा ही है, तो ये आपका पेज 56 है, ठीक है, एनी 5 यू हैव टू राइट, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे, जैसे एनालाइजिंग द नीड फॉर रीडिंग अवेयरनेस, ठीक है। फिर लिटरेरी जो टेक्स्ट है, वन मस्ट इंट्रोस्पेक्ट टू एनालाइज द नीड एंड पर्पस ऑफ रीडिंग द टेक्स्ट। फिर है एस्टैब्लिशिंग द लर्निंग पैरामीटर्स फॉर रीडिंग, की
क्यों हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, जो टेक्स्ट जो है स्पेसिफिकली। फिर चॉइस ऑफ अमेंडमेंट्स, कि वहाँ पर कोई चॉइस ऑफ अमेंडमेंट्स है कि नहीं। फिर इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस, ये वाला चीज़ को ज़्यादा ध्यान से दीजिएगा क्योंकि ये आपका हेडिंग है जो कि बोल्ड नहीं किया गया है, ठीक है। फिर है एस्टैब्लिशिंग कॉग्निटिव आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे, यू कैन डू 1 2 3, ठीक है, 4 एंड 5। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 यहाँ पर बोल्ड यहाँ पर किया गया नहीं है, बट ये दीज आर द 5 पॉइंट्स, ठीक है। दिस इज इन ब्लॉक 1 यूनिट 4 एंड इन पेज 56 एंड पेज 57, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पर बताया गया था कि कैसे करके चॉइस ऑफ अमेंडमेंट्स है, डिफरेंट चीज़ें है। तो यहाँ पर 5 स्टेप्स के बारे में बताया गया है, और भी चीज़ यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अगर आप थोड़ा बहुत कर दोगे तो होगा। बट ये यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखोगे, क्योंकि दिस इज़ अ पेपर एनालिसिस एंड वी एनालाइज द पेपर ऑफ हाउ इट हैज़ कम। अगर आप फिर से देखोगे, यहाँ पर कोई वर्ड लिमिट नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज़ बताया था। तो हाउ मच वर्ड विल बी इनफ, क्योंकि आप ऑलरेडी पैसेज में ही ऑलमोस्ट लाइक 40 to 50 मिनट्स या 1 आवर भी बहुत लोग यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखना कि कैसे करके, इस बार तो मीनिंग तो नहीं दिया गया था कि आप मीनिंग या सिमिलर वर्ड्स आप खोजो, ये सब चीज़ तो नहीं दिया गया था। तो सम टाइम वॉज सेव्ड दोज पीपल हु हैव इन्वेस्टेड लास्ट टाइम मीनिंग के बारे में या सिमिलर वर्ड्स के बारे में अगर खोजने बोले तो वो भी दे सकता है पैसेज से। तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रिकी पार्ट। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वर्ड लिमिट कुछ नहीं दिया गया है। सो अराउंड पकड़ लो, अगर ऐसा टाइप का आंसर आए तो मिनिमम 1.5 to 2 पेज वुड बी इनफ, ठीक है, सिंस इट्स अ 10 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या है, एक्सप्लेन द 5 कैटेगरीज। ये आप आशा करते हैं आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि कैसे करके इन्हांसिंग द स्किल ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लिटरेरी पैसेज, ये कैसे करके बताया गया है। फिर है एक्सप्लेन द 5 कैटेगरीज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। और क्या है, एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन साइकिल इन डिटेल। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, 2 अलग अलग ब्लॉक में है। पहले हम लोग ये देखेंगे, एक्सप्लेन द 5 कैटेगरीज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। आगे है जो क्वेश्चन था वो है था क्या, टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, जो 5 था, ठीक है। 5 रीडिंग टाइप्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका ब्लॉक 1 यूनिट 3 में है। आई रिपीट, ब्लॉक 1 यूनिट 3, सब कॉन्टेक्स्ट 3.3। तो यहाँ पर लेक्सिकल कॉम्प्रीहेंशन, लिटरल कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, इंटरप्रेटिव कॉम्प्रीहेंशन, अप्लाइड कॉम्प्रीहेंशन एंड अफेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन है। चलिए लेक्सिकल कॉम्प्रीहेंशन को देखते हैं। याद रखिएगा, फिर से वर्ड लिमिट को ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर वर्ड लिमिट नहीं लिखा गया है। तो ईच क्वेश्चन में आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो और दिया गया है उसको छोड़ के। तो लेक्सिकल कॉम्प्रीहेंशन में क्या था कि रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग द की वोकैबुलरी इन अ टेक्स्ट। जो की वर्ड्स है उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पर जैसे अंडरस्टैंडिंग द की वोकैबुलरी इन अ टेक्स्ट। फिर क्या है, द सक्सेसफुल कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ टेक्स्ट डिपेंड्स ऑन द एक्टिवेशन ऑफ अप्रोप्रिएट कंटेंट एंड बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लिटरल कॉम्प्रीहेंशन क्या है, इन्वॉल्व्स 2 डायमेंशंस, क्रोनोलॉजिकल एंड सर्फस अंडरस्टैंडिंग। मतलब लिटरल मतलब 2 डायमेंशंस रहते हैं उसमें, ठीक है, एक क्रोनोलॉजिकल और एक सर्फस अंडरस्टैंडिंग। एंड एक्सप्लिसिटली शेयर्ड स्टेटेड कंटेंट डिटेल्स इन अ पैसेज। तो कंटेंट डिटेल्स है इन अ पैसेज, इट कैन इंक्लूड द परसेप्शन ऑफ प्रोसेसिंग द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसे प्रोसेस करने में हेल्प करता है। और द रिकॉल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ मेन थीमेटिक आइडियाज, डिटेल क्रोनोलॉजी of the sequence of occurrences and events, comparison of language and content, appearance and traits of the character, description and the cause and effect relationship explicitly stated in a story में, ठीक है, may be regarded as a literal level of comprehension task। तो एक comprehension के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर है interpretative और inferential comprehension is a process through which reader infer, मतलब इसमें कैसे करके analyze, interpretate और द मीनिंग एम्बेडेड एंड इम्प्लाइड बियॉन्ड एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन्फॉर्मेशन इन द कंटेंट। इसका जो कंटेंट में ना, जो आपका जो एनालाइज कैसे करके करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं मीनिंग को, इसके अंदर में क्या है, ये चीज़ को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो कि आप, जैसे मैंने बताया कि वर्ड लिमिट थोड़ा देखना है, तो हर 5 में से हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा करके आपको देना पड़ेगा, ताकि आपका वो 1.5 to 2 पेजेस तक वो जाए। फिर है अप्लाइड कॉम्प्रीहेंशन, जो कि आपके असाइनमेंट में भी पहले था, वो 2021 to 2022 में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, अप्लाइड कॉम्प्रीहेंशन रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ द कंटेंट इन द पैसेज
टू सम आइडिया और ओपिनियन स्टेटेड एक्सटर्नली। तो क्या है, ये कंटेंट इन द पैसेज है, सम आइडिया और द ओपिनियन स्टेटेड एक्सटर्नली, एक्सटर्नली में ये है। और इफेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन क्या है, इन्वॉल्व्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेंट। तो एक लिटरेरी पैसेज में ये चीज़ को बताया जा रहा है। तो आप ये चीज़ का थोड़ा करके छोटा करके आप दीजिएगा, ताकि ये आपका आंसर इसका 10 मार्क्स का अगर फिर से आए तो आप ये आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आंसर है, अगर आप देखोगे ये आपका पेज कितना था, अगर आप देखोगे 38, 39, 40, ठीक है, ब्लॉक 1 यूनिट 3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अगर आप फिर से क्वेश्चन में जाओगे, इसमें एक और था, जैसे मैंने बताया था, एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन साइकिल इन डिटेल। ओके, देख सकते हो ये ब्लॉक 3 यूनिट 1 में है, ठीक है, ब्लॉक 3 यूनिट 1। प्लीज़ नोट द पेपर्स, क्योंकि ये चीज़ फिर से इंपॉर्टेंट है आप लोग के जानने के लिए। जब भी आप पढ़ रहे हो तो ये चीज़ आप ज़रूर से देख लीजिएगा। तो कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में बताया गया है। तो दिस इज़ द कम्युनिकेशन साइकिल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सेंडर है, सेंडर, और यहाँ पर रिसीवर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सेंडर या स्पीकर, रिसीवर और लिसनर भी बोल सकते हो, ठीक है, दो वर्ड्स है, सेंडर और स्पीकर, और रिसीवर और लिसनर भी बोल सकते हो। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये जो कम्युनिकेशन साइकिल है, यहाँ पर एक एनकोडिंग ऑफ मैसेज, मतलब कोई चीज़ बोला जा रहा है, जैसे मैं ये चीज़ को एनकोड कर रहा हूँ, क्या एक मैसेज को मतलब रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसके बाद में यही एग्जाम्पल से मैं आपको दे रहा हूँ। चैनल और मीडियम क्या है कि आपका यूट्यूब है, जिसमें आपका बैकग्राउंड कुछ नॉइजेस भी होता है, ठीक है। तो मैं एक ऐप से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और फिर बाद में आप ये चीज़ को देख पाओगे, ठीक है। फिर क्या है, डिकोडिंग ऑफ मैसेज। डिकोडिंग ऑफ मैसेज क्या आप लोग कोशिश करोगे कि कितना आप समझ पाओ, ठीक है। रिसेप्शन और डेस्टिनेशन, जो एक इंटेंडेड जो स्पीकर या सेंडर है वो चाहता है कि आपका जो मैसेज है आप बोले। और लास्ट जो है रिसीवर और लिसनर, जो आप लोग हैं, वो चीज़ को कैसे करके इंटरप्रेट करते हो, ठीक है। तो ये है कम्युनिकेशन साइकिल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेज 5-6 में आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन अटेंशन स्पैन एंड मेमोरी स्पैन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे नेक्स्ट जो है, ये वाला क्वेश्चन कहाँ पर है, ये वाला ब्लॉक 1 में है, ब्लॉक 1 यूनिट 3 सब कॉन्टेक्स्ट 3.5 में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे ये पेज नंबर कहाँ पर है, दिस इज पेज नंबर 45, ठीक है। पेज नंबर 45 में रिटेंशन स्पैन एंड अटेंशन स्पैन। तो रिटेंशन स्पैन क्या है, रिटेंशन स्पैन इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड, मतलब कितना देर एक रीडर एक चीज़ को रिमेंबर कर सकता है, द वाइटल एंड की डिटेल्स ऑफ पैसेज आफ्टर वन कंप्लीट रीडिंग ऑफ द पैसेज, उसको रिटेंशन स्पैन बताया जाता है अकॉर्डिंग टू एक कंप्लीट रीडिंग ऑफ द पैसेज। दीज डिटेल्स में भी फैक्चुअल, सिक्वेंशियल, क्रोनोलॉजिकल, डिस्क्रिप्टिव, लिंग्विस्टिक एक्सेट्रा। मतलब इसका फैक्चुअल भी हो सकता है, सिक्वेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, या लिंग्विस्टिक ये भी हो सकता है। अब क्या है, अटेंशन स्पैन इज द मेटिकुलसनेस विथ विच द रीडर्स रीड द पैसेज एंड द डिटेल्स दे रिमेंबर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रीडिंग। वाइल रीडिंग द अटेंशन स्पैन, जो अटेंशन स्पैन है वो कैसे करके वो ध्यान से वो पढ़ रहा है, वो चीज़ को बताया जा रहा है, ठीक है। तो अटेंशन स्पैन ऑफ रीडर्स विल अलाउ देम टू प्रोसेस एंड ग्रास्प द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, whereas retention span allows them to retain, recall, and even reuse that information to gain meaning and build knowledge from what they are reading। तो ये अटेंशन स्पैन और रिटेंशन स्पैन का डिफरेंस है, जो कि आपका पेज नंबर, अगर आप देखोगे पेज नंबर 45 में आपको मिल जाएगा ब्लॉक 1 यूनिट 3 को। और अगर आप देखोगे ब्लॉक 1 को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बेगला 138 का ब्लॉक 1 से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी ये ब्लॉक से आता है, बट ब्लॉक 1 अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे तो थोड़ा बहुत आपका उससे क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं रीडिंग के रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग के ऊपर ही पेपर है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है। और 3 क्वेश्चंस बाकी है, लेट्स सी। हम लोग आ गए हैं ब्लॉक 3 यूनिट 1 में, ठीक है। ब्लॉक 3 यूनिट 1 सब कॉन्टेक्स्ट 1.4, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, एक इंसान को क्लैरिटी रखना पड़ेगा कोई भी चीज़ में, जब वो यूज़ कर रहा है वोकैबुलरी, या एम्बिग्यूटी में एम्बिग्यूअस वर्ड्स नहीं यूज़ करना है, जिसमें वो स्ट्रक्चरल वर्ड्स में नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप खुद भी बेसिक आइडिया और एप्लीकेशन टेबल फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, या एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं। एज एंड व्हेन आपको बस वो आइडिया को समझाना है कि क्या चीज़ वो पॉइंट में बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आप टेबल करते हैं तो ठीक है, अगर टेबल नहीं कर पाते हैं तो वर्ड में भी आप उसको इन लाइक रिटन वर्ड्स में एक एक पॉइंट करके आप बता सकते हैं। फिर क्या है, कॉन्साइजनेस है, यह आपका पेज 9 में आपको मिल जाएगा ब्लॉक 3 यूनिट 1 में, ठीक है।
तो कॉन्साइजनेस है सेकंड वाला, जैसे मैसेज शुड बी कम्युनिकेटेड टू बी प्रेसाइज एंड टू द पॉइंट विदाउट एनी अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देना है, जो आप जब आप चाहे एग्जाम में दे रहे हैं या कोई भी कम्युनिकेशन में कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, द आइडिया कन्वेड, जो कि कॉन्क्रीटनेस है, थर्ड वाला क्या है, द आइडिया कन्वेड मस्ट बी स्पेसिफिक एंड प्रोवाइड द लिसनर और द रिसिपिएंट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड इमेज ऑफ द इंटरनेटेड मैसेज, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इमेज रहना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, करेक्टनेस, द मैसेज रिप्लेड या रिलेड, सॉरी, द मैसेज रिलेड मस्ट बी फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड एरर्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो कम्युनिकेशन में ये जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या स्पेशली फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कम्युनिकेशन का कोई भी मोड हो रहा है, तो वो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उससे प्रोनाउंसिएशन से दूर रखना है। फिर क्या है, कर्टेसी, द मैसेज कम्युनिकेटेड मस्ट मेंटेन अ डिजायरेबल लेवल ऑफ कर्टेसी दैट एंड डेकोरम विथ रेस्पेक्ट टू यूज ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशन एंड टोन। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर डूज एंड डोंट्स टू बी अवॉइडेड, ये भी आप दे सकते हो। बट अगर आप टेबल फॉर्मेट में नहीं करते हो, सपोज अगर ये क्वेश्चन आ गया, तो आप वर्ड फॉर्मेट में भी इसका एप्लीकेशन का यूज़ बता सकते हो थोड़ा करके, ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स का आंसर है, जितना याद रह पाए आप थोड़ा करके आप दे सकते हो। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस और कंसिडरेशन। तो कंप्लीटनेस, एक पूरा कंप्लीट मैसेज में वो रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई डिस्टॉर्टेड हो जाए, ठीक है। अननेसेसरी एलिमेंट्स नहीं देना है, नेसेसरी एलिमेंट में पूरा कंप्लीट मैसेज उसका, जैसे जो आप बोलना चाहते हैं वो जैसे कंप्लीट हो। और कंसिडरेशन, जैसे कौन कौन सा कंसिडरेशन है, कैसे करके आप मैसेज को रिलेट मस्ट टेक इनटू अकाउंट द लिसनर्स ऑफ द रिसिपिएंट्स प्रोफाइल, मतलब कैसे करके आप देखना पड़ेगा वो जिसको आप बोल रहे हैं उसका सोशल बैकग्राउंड, कल्चरल सेंसिबिलिटीज, प्रेफरेंसेस, नेचर, ये सब चीज़ सही है कि नहीं, ठीक है, ताकि आप उस चीज़ में जो पर्पज़ है वो चीज़ को आप डिविएट ना करें और आपका जो स्टेटमेंट्स यूज है वो डेरोगेटरी ना हो, ठीक है, जो हर्ट ना करे सेंटिमेंट्स को। ये हुआ कंसिडरेशन। तो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन ये था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा गया है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा चीज़ देखना था, इसीलिए वीडियो आज थोड़ा लंबा गया है। और ऑलमोस्ट लाइक 2 और 3 आंसर्स बाकी है, तो हो जाएगा जल्दी ही। लास्ट है क्या, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ क्रिटिकल रीडिंग एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस वन कैन आस्क वन सेल्फ टू रीड क्रिटिकली, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लॉक 1 यूनिट 2 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका कहाँ पर है, ये आपका अगर आप देखोगे स्टडी रीडिंग, ठीक है, ये चीज़ भी स्टडी रीडिंग में भी आता है, जहाँ पर कैसे करके लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, तो ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल रीडिंग हम लोग देखते हैं, क्रिटिकल रीडिंग क्या है। क्रिटिकल रीडिंग मीन्स बीइंग जुडिशियस, जो कि ब्लॉक 1 यूनिट 2 में मिलेगा आपको। क्रिटिकल रीडिंग मीन्स बीइंग जुडिशियस, आप जुडिशियस होते हो कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। आजकल के टाइम में जहाँ पर आप देख रहे हो कि जो फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है या एकेडमिक सेंस में जो भी आप पढ़ रहे हो वो कितना सही है, ठीक है। एंड नॉट टेकिंग द इन्फॉर्मेशन रादर ऑन फेस वैल्यू, मतलब जो आप पढ़ रहे हो वो सही है कि नहीं उसको आप खुद जज करो और उसके बाद उस चीज़ को आप इन्फॉर्मेशन को लो। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी रीडिंग इज ऑब्वियसली टू अंडरस्टैंड एक्यूरेटली बाय द कंटेंट, क्या उसका कंटेंट है, क्या चीज़ है, उस चीज़ को आपका देखना है। और इसका जो जैसे बताया गया है कि क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करना है, तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जो वहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था। हु इज़ द राइटर, कौन राइटर है, कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, जो ओपन सोर्स है लाइक विकीपीडिया, द ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया। तो ये जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रस्टेबल है कि नहीं, सारा चीज़ ऑथेंटिक है कि नहीं, ये चीज़ आप एक बार चेक कर लेना। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर, ये आपका पेज 29 और 30 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का लास्ट आंसर, जिसमें 2 पार्ट्स है। देखिए मैंने ये चीज़ को बताया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, जैसे 3 मेन स्टेजेस ऑफ रीडिंग अलॉन्ग विद द डिफरेंस बिटवीन, ये वाला पहले हम लोग एक पार्ट लेंगे। 3 मेन स्टेजेस ऑफ रीडिंग ये लास्ट ईयर भी आया था, और एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ठीक है, ये 2 पार्ट हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग 3 मेन स्टेजेस ऑफ रीडिंग के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 3 मेन स्टेजेस ऑफ रीडिंग कहाँ है, ये आपका ब्लॉक 1 यूनिट 1 में है। पेज मैं बता दे रहा हूँ, यूनिट 1 यूनिट जो सब कॉन्टेक्स्ट जो है वो 1.7 है, एंड द पेज इज़ पेज नंबर 17, 18 एंड 19। तो पहला है 3 स्टेजेस में एलिमेंट्री स्टेज। प्लीज़ रिमेंबर कि आपको तीनों स्टेज का नाम देना है। तो एलिमेंट्री स्टेज क्या है, एलिमेंट्री स्टेज, और थोड़ा थोड़ा करके तीनों लिखना है, क्योंकि आपको स्किमिंग और स्कैनिंग से इस आंसर को छोटा भी करना है। क्या क्या चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, एलिमेंट्री स्टेज अगर आप देखोगे तो बेसिक स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पर कोई भी नया लर्नर जो अल्फ़ाबेट्स और कैसे करके एक लैंग्वेज को, स्पोकन लैंग्वेज को स्पीक किया जाता है, वो चीज़ वो सीखता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीखता है, सिंपल वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, ये सब चीज़ जो है द फोकस ऑफ 1 और 2 लेटर्स इन द कॉम्बिनेशन, ये चीज़ आप पहले बताना। फिर जैसे लेट लर्नर्स भी होते हैं कोई लैंग्वेज के, शायद बहुत देर करके वो कर रहा है, वो भी एलिमेंट्री लर्निंग में होता है, ठीक है।
तो अगर आप देखोगे ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स बहुत बेसिक टाइप का होता है, एलिमेंट्री रीडिंग, ठीक है। एलिमेंट्री रीडिंग जो होता है इलिटरेट, जैसे मैंने बोला लेट लर्नर्स या रेंजिंग फ्रॉम अ चाइल्ड और एन इलिटरेट टू एन अडल्ट लर्नर या लेट लर्नर्स ऑफ और फॉरेन लैंग्वेज लर्नर ऑफ एन इंग्लिश, ये चीज़ का मेन चीज़ है, ठीक है। जहाँ पर लैंग्वेज के पहले अल्फ़ाबेट्स और साउंड्स और ये सब बेसिक चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इंटरमीडिएट लर्निंग। इंटरमीडिएट लर्निंग में क्या है, जहाँ पर अगर आप देखोगे इंटरमीडिएट रीडर्स रीड साइलेंटली, मतलब थोड़ा अभी ये चीज़ को साइलेंटली रीड करते हैं एंड कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट द साउंड वैल्यूज ऑफ लेटर्स एंड कॉम्बिनेशंस एंड दे बिगिन टू रीड फॉर एकेडमिक पर्पसेस। एकेडमिक पर्पसेस के लिए वो लोग पढ़ते हैं। फिर क्या है, इन द इंटरमीडिएट लर्निंग टू रीड एडवांस इंग्लिश पैसेजेस, एडवांस थोड़ा पैसेज थोड़ा एडवांस हो जाता है। बीइंग ऑन ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन, ठीक है। रिटेंशन एक चीज़ यूज़ होता है, जैसे वो कितने देर तक याद रख पाए वो चीज़ को। द फोकस इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्टडी स्किल्स। स्टडी स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, स्पेशली ये पैसेज के लिए। स्टडी स्किल्स एंड टेक्सचुअल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है वो चीज़ को बताता है। एट द इंटरमीडिएट स्टेज, जो कि जस्ट मिडिल लेवल या सेकेंड लेवल होता है, इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ रीडिंग, learners should read such the content that introduces them subtly to the grammatical and stylistic conventions of English, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे कि structures of English क्या है, internalize the grammatical structures of English, और for example learners may understand through reading practice and certain phrases predict the transition in information discussed in the reading material, ठीक है। ये बात हुआ। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर आप देखोगे क्या है, नेक्स्ट इज द थर्ड स्टेज, दैट इज द एडवांस्ड प्रोसेस। अगर आप देखोगे एडवांस रीडिंग प्रोसेस में, अगर आप देखोगे तो ये चीज़ अगर यू कैन नोट दैट एडवांस रीडिंग प्रोसेस में एम ऑफ द एडवांस रीडर इज़ टू गो बियॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवांस रीडिंग प्रोसेस में द एम ऑफ द एडवांस रीडर इज़ टू गो बियॉन्ड मियर अंडरस्टैंडिंग एंड डेल्व डीपर इनटू लेयर्स ऑफ मीनिंग्स। उसका जो मीनिंग्स क्या है, डिफरेंसेस क्या है, सजेशंस क्या है, इम्प्लिसिट इन अ टेक्स्ट, मतलब वो बहुत डीप रीडिंग करते हैं। क्रिटिकल रीडिंग, इनडायरेक्टली क्रिटिकल रीडिंग के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पर लर्नर्स नीड टू फॉर्म इंडिविजुअल ओपिनियंस। अगर आप देखोगे क्रिटिकल रीडिंग में भी इंडिविजुअल ओपिनियंस होता है। अबाउट द एनालिटिकल रीडिंग भी अगर आप देखोगे वो चीज़ में एनालिटिकल अप्रोच भी रहता है अबाउट द टेक्स्ट, और एक्सप्रेस पर्सनल रेस्पॉन्सेज टू द टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन, क्रिटिसिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ अदर कॉन्टेक्स्ट और डिसिप्लिन्स और सिचुएशंस। एडवांस रीडिंग लीड्स टू कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एंड इज सिंपली अ प्रिलिमिनरी स्टेप टुवर्ड्स फर्दर लर्निंग ऑफ वेरियस स्किल्स एंड पर्पसेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपका एडवांस रीडिंग में होता है, ठीक है। एडवांस रीडिंग में थोड़ा वो चीज़ को बहुत डीपर वर्जन में या हायर टेक्स्ट में बहुत, मतलब कंटिन्यूइंग प्रोसेस फ्रॉम द इंटरमीडिएट रीडिंग से एडवांस रीडिंग हम लोग करते हैं, जहाँ पर बेसिकली एक मटेरियल का नहीं, मतलब बहुत सारे सोर्सेज और बहुत सारे रीडिंग मटेरियल को हम लोग को देखना पड़ता है, ठीक है। एनालिसिस और जो वो जो क्वेश्चन था, अगर आप देखोगे वो चीज़ भी हम लोग खोज लेते हैं ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि कहाँ पर वो क्वेश्चन दिया गया है, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द वीडियो, जो कि है एनालिसिस एंड सिंथेसिस विथ रिस्पेक्ट टू कॉग्निटिव आउटकम्स ऑफ रीडिंग। और आप देखोगे जो एफिकेसी इन रीडिंग, जो कि ब्लॉक 1 यूनिट 4 में था, एनालिसिस और सिंथेसिस उसी में था। तो अगर आप देखोगे कि एनालिसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, मतलब कोई भी चीज़, मैंने एनालिटिकल रीडिंग के बारे में बताया कि बहुत सारा चीज़ क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन आइडियाज़ इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, मतलब जो अगर आप देखोगे ये दो चीज़ जो है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पेज नंबर 56 में है, ब्लॉक 1 यूनिट 4 में। एनालिसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, मतलब उस चीज़ को तोड़ना, एक आइडिया को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, ताकि इन द कोर्स ऑफ रीडिंग ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट, तो लिटरेरी टेक्स्ट में कैसे करके आप उसको तोड़ सकते हो। फिर क्या है, सिंथेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग of multiple parts of literary content or linguistic inputs to create a new holistic and integrated content, and this can lead to the research, creativity and open-ended interpretations of the literary text. तो क्या है कि आप सिंथेसिस में प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल पार्ट्स को, लिटरेरी जो कंटेंट है, लिंग्विस्टिक इनपुट्स और डिफरेंट जो न्यू होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड कंटेंट है, ये चीज़ को आप अच्छे से सिंथेसाइज करते हो। इसको क्या बोलते हैं कि आप इसको कंबाइन करके मल्टीपल लिटरेरी कंटेंट में आप उसको लिंग्विस्टिक इनपुट से उसको इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। इसमें आप सिंथेसाइज करते हो ताकि आप इससे बाद में जाके रिसर्च करो, क्रिएटिविटी एंड से उसको लिखो, एंड ओपन एंडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट। तो ये आपका दो इन्फॉर्मेशन था जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो छोटा ही है, आप ये आंसर अगर 2 पार्ट्स में रहता है तो आप इसको ज़रूर से कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाए। दिस पेपर इज स्कोरिंग बट इट इज़ स्लाइटली कन्फ्यूजिंग। प्लीज़ रीड द ब्लॉक 1
and this video will be divided into two parts, since I recorded it in one video, but क्योंकि I do not want this video to be too long, so that people have to, as you have learned from today's thing that memory span और retention span भी एक चीज़ होता है, तो मैं इस वीडियो को दो पार्ट में करूँगा। आप लोग को जब ये दिखेगा तो ये दो पार्ट में ये वीडियो बनेगा, ताकि आप लोग ये चीज़ को समझ पाए। मैंने कोशिश किया था कि ये चीज़ को आपको दिखा पाऊँ कि कहाँ से ये चीज़ लिया गया है, वेयर आर द क्वेश्चंस फ्रॉम। प्लीज़ लुक इनटू द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ दिस पेपर व्हेन यू आर आंसरिंग, क्योंकि इसमें शायद दो क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। ये चीज़ को आप मिस मत कीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाए। एंड अबाउट द वर्ड लिमिट एज वेल, प्लीज़ फोकस ऑन राइटिंग एटलीस्ट मिनिमम 1 or 2 पेजेस। मिनिमम 1 to 2 पेजेस तो आपको लिखना ही पड़ेगा। 10 मार्क्स के लिए 1.5 पेज अगर लिखोगे या 2 पेज लिखोगे तो सफाइसेबल है। डिपेंडिंग ऑन द आंसर वो कैसे करके आप लिखोगे, टाइम को भी मैनेज आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। सो यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस video, and I wish you all the very best for the examination. There are more videos regarding the syllabus, the course material, explanation of the course material, and the previous analysis paper of December 2021 as well. Thank you so much. Take care.